नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का। स्वागत है आपका स्टडी आई के एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। क्रैक यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2022 की सीरीज में आज हम करने जा रहे हैं अगला सेट ऑफ क्वेश्चंस। जैसा कि आपको पता है कि मैंने प्रॉमिस किया है इकोनॉमी के क्वेश्चंस पूरे करूंगा, फिर मैं हिस्ट्री अपन करेंगे, फिर ज्योग्राफी, इस तरह से साइंस टेक करेंगे, रेलेवेंट करंट अफेयर्स करेंगे, एनवायरमेंट करेंगे, सारी चीजें कवर करेंगे। हिंदू इंडियन एक्सप्रेस योजना, कुरुक्षेत्र जैसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है या फिर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के रेफरेंसेस है उसको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। लगभग 1100 क्वेश्चंस यहाँ पे कवर किए जाएंगे, जो कुछ एक सेट 110 सेट में पूरे होंगे और हम ऑलमोस्ट 350 क्वेश्चन पे पहुंचने वाले हैं। आप मेरे हर वीडियो का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं @कपिल लाइव से। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 335 हम कर चुके हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। जब जब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है इसमें से कौन सा फिनोमिनन आपको इकोनॉमी में दिखता है? वेदर इट इज रिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। ऑब्वियसली जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी सो दैट विल बी कपल्ड बाय इन्फ्लेशन। लेकिन ऐसा नहीं कि जब जब इन्फ्लेशन होगी तब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। याद रखना, वाइस वर्सा होता है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो कहीं ना कहीं आपको महंगाई दर जो है वो बढ़ती दिखेगी। ऐसा नहीं है कि महंगाई दर बढ़ रही है तो आपको ग्रोथ होती दिखेगी। ये चीज आपको याद रखनी है। तो जब जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वो एक एक तरह से रिपल इफेक्ट क्रिएट करती है, और वो रिपल इफेक्ट क्या करता है, वो चीजों की डिमांड को बढ़ाता है। जब चीजों की डिमांड या फिर कमोडिटीज की डिमांड बढ़ जाती है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन्फ्लेशन इज फेल्ट अक्रॉस द सेक्टर्स। सेक्टर्स में इन्फ्लेशन जो है वो दिखता है। ठीक है। सो व्हाट इज इन्फ्लेशन? इट रेफर्स टू राइज इन प्राइस ऑफ मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर फॉर डे टू डे यूज, डेली यूज। एंड व्हेन यू सी द प्राइस राइज सो यू कैन फिगर आउट कि हाँ कहीं ना कहीं ग्रोथ जो है वो हो रही है। ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सेंट्रल बैंक क्या करता है, इन मेजर्स को रखता है, टैकल करता है समय समय पे, एंड अकॉर्डिंगली फिस्कल स्टिमुलस, टैक्स रिडक्शन, ये सारी चीजें मैनेज करता चलता है। समझ में आ गया होगा। चलते हैं 337 की तरफ। बोथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या इन्वेस्टमेंट आर रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट इन अ कंट्री। आप सुनते होंगे एफडीआई एंड एफआईआई के बारे में, बहुत सिंपल टर्म्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट्स एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द टू। इसमें से कौन सा एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है दोनों के बीच में दिखाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग? एफआईआई हेल्प्स ब्रिंग बेटर मैनेजमेंट स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी। एफआईआई यानी जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है उससे स्किल और टेक्नोलॉजी मैनेज होती है, जबकि एफडीआई सिर्फ कैपिटल लाता है। आपको पता होगा एफडीआई का काम क्या होता है। एफडीआई कैपिटल भी लाता है, स्किल्स भी लाता है, टेक्नोलॉजी भी लाता है। तो गलत है। एफआईआई जो है वो केवल कैपिटल अवेलेबिलिटी इन जनरल बढ़ाता है, यानी वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे मार्केट में लिक्विडिटी लेके आता है। बिल्कुल बात सही है। एफआईआई मतलब म्यूचुअल फंड्स में होने वाला इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट्स में होने वाला इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट डेट इंस्ट्रूमेंट्स में होने वाला इन्वेस्टमेंट। ये क्या करता है? सिर्फ पैसा लेके आता है, मार्केट में मनी फ्लो लेके आता है। ये अपने साथ किसी भी तरह का कोई भी स्किल नहीं लाता, टेक्नोलॉजी नहीं लाता और फिक्स्ड कैपिटल नहीं लाता। याद रखना। तो ये ठीक है। एफडीआई जो है कुछ सेक्टर्स में आती है, जैसे एविएशन में आ गई, एजुकेशन में आ गई, किसी भी सेक्टर में आ सकती है। गेटिंग दिस? एफडीआई फ्लोज जो है वो सेकेंडरी मार्केट में आते हैं? बिल्कुल भी नहीं। एफडीआई फ्लोज जो हैं वो प्राइमरी में आते हैं, जबकि एफआईआई जो है वो यूजुअली आप देखेंगे प्राइमरी सेकेंडरी दोनों केसेस में आ जाएगा। एफआईआई क्या है? इनफैक्ट एफडीआई आप देखेंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट के तौर पे आते हैं ना, तो वो सिंपल आगे फैक्ट्रीज लगाते हैं, कंपनी स्टैब्लिश करते हैं। एफआईआई इज कंसिडर मोर स्टेबल देन एफडीआई? बिल्कुल भी नहीं। एफआईआई क्या लाती है? एफआईआई सिर्फ स्टॉक मार्केट में या फिर इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लाती है जो कभी भी वापस ले जाया जा सकता है। जब जब मार्केट क्रैश होती है बहुत बड़ा रीजन एफआईआई के पैसा ले जाने का होता है। जबकि एफडीआई क्या करती है? एक फिक्स्ड एसेट क्रिएट करती है, कैपिटल एसेट क्रिएट करती है। याद रखिएगा, कैपिटल एसेट मतलब फैक्ट्री बनाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी, ठीक है, चेन्स बनाएगी, फूड सप्लाई चेन बनाएगी, कोई भी जिस भी इंडस्ट्री में आ रही है वहां की चेन स्टैब्लिश करेगी, तो वो एक कैपिटल एसेट में इन्वेस्ट करती है। तो इसलिए याद रखिएगा एफडीआई जो होती है वो लंबे समय के लिए आती है, स्टेबल होती है और उसमें लॉसेस के मतलब वापस जाने का खतरा जो होता है पैसे का कम होता है, उसमें भी कम होता है। ठीक है, स्टेबल रहती है। चलते हैं 338 की तरफ। माइक्रो फाइनेंस इज द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज टू द पीपल ऑफ लो इनकम ग्रुप। लो इनकम ग्रुप के लिए आपको याद होगा माइक्रो फाइनेंस, इंडिया की एक फेमस कंपनी है माइक्रो फाइनेंस इंडिया। दिस इंक्लूड्स बोथ कंज्यूमर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड। सर्विस सेक्टर रेंडर्ड अंडर माइक्रो फाइनेंस। क्या क्या इसमें से माइक्रो फाइनेंस में आ सकते हैं, क्या क्या सर्विसेज दी जा सकती हैं? क्रेडिट फैसिलिटी देते हैं ये लोग, सेविंग फैसिलिटीज देते हैं, छोटे छोटे बैंक जैसे आप देखेंगे ग्रामीण बैंक था बांग्लादेश का। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो आपके इन्वेस्टमेंट से आते हैं, इंडिया का बंधन बैंक है, सेविंग आपको अपॉर्चुनिटीज भी देता है, इंश्योरेंस फैसिलिटीज भी देता है, फंड ट्रांसफर फैसिलिटीज भी देता है। चारों फैसिलिटीज यहाँ पे आपको मिल जाएंगी माइक्रो फाइनेंस से। माइक्रो फाइनेंस मतलब सूक्ष्म लोन, छोटे छोटे लोन्स होते हैं, छोटे छोटे पर्पस के लिए 2,000 रुपये 4,000 रुपये का लोन है,
ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करती हैं लो इंटरेस्ट रेट पे। किनको दिया जाता है? यूजुअली एंटरप्रेन्योर्स को, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को, या फिर डेली लेबरर्स को इस तरह से दिया जाता है। चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एड इन फर्दरिंग द गवर्नमेंट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। सरकार को इंक्लूसिव ग्रोथ रखनी है तो इसमें से किन किन पे काम करना पड़ेगा? सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रमोट करना ही पड़ेगा भाई, इंक्लूजन यही लेके आएंगे। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को करना पड़ेगा। राइट टू एजुकेशन एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन से भी देखिए एजुकेशन अच्छी होगी तो इंक्लूसिविटी आएगी ही आएगी। तो यहाँ पे हम तीनों चीजें जो है वो करेक्ट कर सकते हैं। डी, जैसे मनरेगा है, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जितनी भी स्कीम्स है अगर ये सरकार इंप्लीमेंट करती है, सब शिक्षा अभियान है, एनआरएचएम है, भारत निर्माण है, तो इससे इंक्लूसिविटी जो है वो बढ़ेगी, और जब इंक्लूसिविटी बढ़ेगी तो ग्रोथ जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज में कैपिटल गेन्स अराइज, किस में से कैपिटल गेन्स जो है वो अराइज होते हैं? इनमें से किस किस से कैपिटल गेन्स आ सकते हैं? व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन सेल्स ऑफ प्रोडक्ट, व्हेन देयर इज अ नेचुरल इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ओन्ड, व्हेन यू परचेज अ पेंटिंग एंड देयर इज अ ग्रोथ इन इट्स वैल्यू ड्यू टू पॉपुलैरिटी। आई गेस ये क्वेश्चन रिपीट है, चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं रिवीजन। कैपिटल गेन्स आप देखेंगे, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट में बढ़ने से कैपिटल गेन्स नहीं होता, नेचुरल इंक्रीज होता है, या कोई भी इस तरह का कैपिटल गुड होता है जिसका प्राइस अपने आप में बढ़ जाता है, वो कैपिटल गेन्स लेके आता है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कॉजेज ऑफ द रीसेंट जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन। अभी रिसेंट मई 2021 का डेटा है, ठीक है, 7% कॉन्ट्रैक्शन देखा गया है, बिल्कुल देखा गया है। डिमांड जो प्राइवेट सेक्टर बिजनेस की कम हो रही है, अभी भी कम है, ये बात सही है, लेकिन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो काफी ज्यादा बड़ा है, ठीक है, तो ये डिक्रीज नहीं हुआ, ये इंक्रीज हुआ है। बी इज द करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डीडीटी के बारे में आपको बताना है। टैक्स इम्पोज्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट ऑन इंडियन कंपनीज अकॉर्डिंग टू द डिविडेंड पेड टू अ कंपनीज इन्वेस्टर, ठीक है। टैक्स कौन इम्पोज करते हैं? इंडियन गवर्नमेंट इम्पोज करती है इंडियन कंपनीज पे, जितना वो डिविडेंड पे करती है कंपनी के इन्वेस्टर को। डिविडेंड आपको पता ही होगा, आपने कुछ स्टॉक्स खरीदे होंगे, शेयर्स खरीदे होंगे, उससे आने वाला सालाना जो प्रॉफिट होता है उन स्टॉक्स में से आपकी इक्विटी के बेस पे, उसको आप डिविडेंड कहते हैं, प्रॉफिट ना कह के डिविडेंड कहते हैं। दैट इज अ काइंड ऑफ एनुअल इनकम, एनुअल, क्वार्टरली, यूजुअली एनुअल इनकम होती है। इन बजट 2020 क्लासिकल सिस्टम ऑफ डिविडेंड टैक्सेशन हैज बीन रिमूव्ड। आपको याद होगा 2020 में क्लासिकल सिस्टम जो है, यानी डिविडेंड, देखिए डिविडेंड पहले कहां पे टैक्स होता था? डिविडेंड पहले कंपनी के ही अकाउंट में टैक्स हो जाता था, ठीक है। आप लेटेस्ट से कंपनी ने 1000 रुपए का डिविडेंड बांटना है, सरकार उसमें से टैक्स काट लेगी, और जो बचा हुआ पैसा होगा वो इन्वेस्टर्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, जितनी उनकी इक्विटी है, जितना उनका शेयर है। लेकिन अब क्या किया? क्लासिकल सिस्टम, यानी वापस चलेगा हम पहले की तरह। पहले क्या करते थे? पहले कंपनीज बिना टैक्स दिए डिविडेंड जो है लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो भी डिविडेंड अर्नर्स होते हैं, उनकी इनकम के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है। तो इससे क्या होता है, जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं उन पे टैक्सेशन का रेट कम होता है, स्लैब कम हो जाता है। अच्छा, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको डबल टैक्सेशन बच जाता है, उनको 2 बार टैक्स नहीं देना पड़ता कि एक बार भारत सरकार टैक्स काट ले फिर वो अपनी कंट्री में जाके टैक्स भरे, तो सीधा उनके अकाउंट में डिविडेंड ट्रांसफर कर दिया जाता है, और वो टैक्सेशन की प्रॉब्लम उनकी होती है, ठीक है। यहाँ पे कंपनी और म्यूचुअल फंड लेवल पे इसको अडॉप्ट किया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 1 इज करेक्ट, बाकी जो दोनों हैं वो रॉन्ग है, ठीक है। हमने क्लासिकल सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया है और म्यूचुअल फंड लेवल्स पे नहीं अडॉप्ट किया है, हमने इसको कंपनी के लेवल पे अडॉप्ट किया है, याद रखिएगा, ठीक है। अडॉप्ट नहीं किया, सॉरी, अबॉलिश कर दिया। देन कंटीजेंसी फंड ऑफ आरबीआई रिड्यूस्ड 1.96 करोड़ एज कंपेयर टू 2.32 लाख करोड़। ये 2018-19 का डेटा कंटीजेंसी का, उसके बाद कोई डेटा आया भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन रीजंस फॉर चेंज? कंटीजेंसी फंड में इतना पैसा कम हो जाने का क्या रीजन है, ठीक है। देखिए उस समय काफी ज्यादा आप देखेंगे कि जो कैलकुलेशन का पेडागोगी थी 2020 आते आते वो चेंज हो गई, उसकी वजह से बहुत ज्यादा बिमल जलान कमेटी की वजह से कुछ कैलकुलेशन में चेंजेस आए, तो ज्यादा पैसा आरबीआई के रिजर्व्स को देना पड़ा। याद रखिएगा, बिमल जलान कमेटी ने सजेस्ट किया कि सरकार के पास जो सरकार ज्यादा ओन करती है आरबीआई में, तो आरबीआई ज्यादा से ज्यादा जो रिजर्व्स है वो ट्रांसफर करे कंटीजेंसी में से गवर्नमेंट पूल में। इसकी वजह से एकदम से रिजर्व्स नीचे आ गए। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिलीज फ्रेमवर्क फॉर ऑथराइजेशन ऑफ पैन इंडिया अम्ब्रेला एंटिटी, 2020 दिसंबर की न्यूज है ना, 1 साल पहले की न्यूज है। आपको बताना है विद रिगार्ड टू एंटिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पैन इंडिया अम्ब्रेला एंटिटी, मिनिमम पेड अप कैपिटल 500 करोड़, ऑपरेट करेगी, मैनेज करेगी न्यू पेमेंट सिस्टम, ठीक है, यूपीआई को बेटर किया जाएगा, चीजें बेटर की जाएंगी, ऑथराइजेशन लाया जाएगा। यहाँ पे प्रमोटर्स भी एलिजिबल हैं कि वो नया अम्ब्रेला एंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। उस तरह से आप देख रहे हैं एयरटेल बैंक, बाकी छोटे छोटे बैंक आ रहे हैं, ठीक है। अब आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए पेड अप कैपिटल जो है यहाँ पे
वो भी ठीक है, सेकंड भी ठीक है, लेकिन उन्हीं कंपनी को अलाउ किया जाएगा जिनकी ऑलरेडी 25% टू 40% होल्डिंग है। ठीक है, वही अब डीम्ड होंगे इसको कंटिन्यू करने के, हर किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा। देन चलते हैं आगे। द यूनियन बजट 2020 has laid major emphasis on the use of solar energy, है ना। ये स्कीम वापस से चल रही है, फिर से गवर्नमेंट जो है इसको पुश दे रही है, तो इसलिए न्यूज में आ जाती है कि इसमें से किसको एम्फेसिस दिया गया है सोलर एनर्जी को लेके। बार बार आप देखेंगे प्रधानमंत्री जी कहीं स्पीच दे रहे होते हैं, इसकी बात जरूर करते हैं। तो कौन सी है? ये है पीएम कुसुम। तो पीएम कुसुम है क्या, ये समझ लेते हैं। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान योजना है। इसे 2020 के बजट में लाया गया था, फिर एकदम से कोविड लॉकडाउन हो गया, तो वापस से, क्योंकि पंजाब में इलेक्शन है, ठीक है, यूपी, वेस्टर्न यूपी इलेक्शन, तो सरकार इसे वापस पुश कर रही है कि इसको वापस से लाया जाए। इसमें जो सोलर एनर्जी के बेनिफिट्स है वो दिए जाए, सोलर पंप्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाए, ग्रिड से कनेक्ट किया जाए। तो है क्या, जान लेते हैं। 20 लाख फार्मर्स के लिए आई थी ये, ठीक है। अब यहाँ पे 15 लाख ग्रिड्स को कनेक्ट करना था। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो ग्रिड कनेक्टेड सोलर पंप्स देगी, ठीक है। इससे फार्मर को क्या होगा? फार्मर को एक तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो है यूज करनी होती है पंप्स के लिए, उसका बिल बचेगा, सरकार की सब्सिडी बचेगी, और साथ ही साथ जो भी एक्स्ट्रा यहाँ पे पावर प्रोडक्शन होगा उन पंप्स के द्वारा, सोलर पंप्स के द्वारा, वो ग्रिड में वापस भेज दी जाएगी। तो इससे फार्मर की एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी। एक तो इलेक्ट्रिसिटी भी फ्री मिलेगी और अलग से वो 4 पैसा कमा भी लेंगे। सो दिस इज हाउ दिस स्कीम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आशा करता हूँ क्लियर हो गए होंगे। मिलेंगे फिर अगले सेट ऑफ क्वेश्चंस में इकोनॉमी के। आगे अभी लगभग हम 50-60 क्वेश्चंस और इकोनॉमी के डिस्कस करेंगे। दैट विल बी फ्रॉम करंट अफेयर्स ओनली। सो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।